नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जीत लो वो लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर तो सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। यदि आपका वक्त चला गया तो जिंदगी में सब कुछ चला गया, तो समय के अनुसार आपको चले। विद्युत धारा, ये अपना टॉपिक चल रहा है, विद्युत धारा, जहां से हमने जाना ओम का नियम और उस पर आधारित प्रश्न। ओम का नियम हो गया था यहां से। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले आपने जाना ओम का नियम और उस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपने किए। अब प्रतिरोधों का संयोजन होगा। आगे वाला क्या होगा? प्रतिरोधों का संयोजन। उससे पहले आपके सामने एक सवाल रखता हूं, उसका आंसर कर दें आप। एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? एक अश्व शक्ति की वैल्यू कितनी होती है? इसका मान कितना होता है अश्व शक्ति में? अश्व शक्ति जानते हो क्या? हॉर्स पावर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। हाँ, इसका मतलब बताओ कितना है? 746। जी बिल्कुल, 746 क्या होगा? वाट। एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। प्रतिरोधों का संयोजन ये कितने प्रकार का होता है जी? ये दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। आपने पढ़ा भी होगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, इसको तो एक और नाम से जानते हैं ना, वो कौन सा होता है? पार्श्व क्रम। कौन सा होता है? पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम संयोजन भी इसको कहा जाता है। तो ये दो प्रकार का होगा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। बताओ, घरों का विद्युत संयोजन किस क्रम में होता है? घरों का विद्युत संयोजन बताइएगा। घरों का विद्युत संयोजन कौन से क्रम में होता है? घरों की लाइट जो होती है, घरों का जो विद्युत का कनेक्शन होता है, उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जी बिल्कुल सही है, समांतर क्रम। कौन सा होता है? समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सिवाय किसको? सिवाय बताइएगा किसको? एक तो आपका फ्यूज होता है, और एक क्या होता है? एक होता है मीटर। एक क्या होता है? मीटर। मीटर और दूसरा क्या है? फ्यूज। इन दोनों को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान में दीजिए इस बात को, इसको आप ध्यान दीजिए। मीटर और फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। घरों का विद्युत कनेक्शन है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि मीटर और फ्यूज है उसको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और यहां था हॉर्स पावर का मान पूछा जाए तो कितना होता है? 746 वाट। ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या नहीं। प्रतिरोधों का संयोजन कितने टाइप का होने वाला है? दो टाइप का होने वाला है। एक तो होगा श्रेणी क्रम और दूसरा है पार्श्व क्रम, जिसको हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। कुछ डिफरेंस है क्या इनमें? क्या डिफरेंस होता है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर होता है? एक तो होता है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर है बताओ? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर होता है? बताइएगा क्या अंतर है?
श्रेणी क्रम में हमेशा ध्यान दें, धारा का मान क्या होता है? समान होता है। इसमें जो धारा होगी आई जो होता है, धारा का मान क्या होता है? हमेशा समान होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, धारा समान। धारा जो बहती है श्रेणी क्रम संयोजन में वो हमेशा इक्वल होती है, बराबर होती है, समान होती है। लेकिन यहां जो धारा है वो समान नहीं होती, धारा क्या होती है? असमान होती है। धारा क्या होती है? असमान। अभी पता चलेगा, असमान होती है। धारा का मान समान किस में होता है? तो श्रेणी क्रम में होता है। धारा का मान असमान किस में होता है? तो समांतर क्रम में होता है। और बताओ क्या विशेषता है इसमें, क्या डिफरेंस है? अच्छा, यहां विभवांतर क्या होगा? विभवांतर क्या होता है? अलग अलग। जी बिल्कुल सही है। विभवांतर होता है वो डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इस वाले में क्या होता है? विभवांतर, इसमें विभवांतर जो होगा वो समान होगा। विभवांतर क्या होगा? समान। तो यहां से दो प्रश्न आपके सामने बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो होते हैं उसको मैं हमेशा बादल में लिखता हूं, आप सबको पता है। एक तो हो गया धारा, यानी विद्युत धारा। धारा का मात्रक बताना है, जरा आपको बताओ क्या है विद्युत धारा का मात्रक? क्या होता है? विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। तो धारा का मात्रक क्या होने वाला है? एम्पियर होगा। ऐसे याद होना चाहिए, धारा का मात्रक तो होता है आपके एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। जी बिल्कुल सही है, एम्पियर हो गया। ये धारा का मात्रक एम्पियर है। और दूसरा प्रश्न यहां से ये कहता है विभवांतर का मात्रक क्या होता है? दूसरा प्रश्न ये बन रहा है विभवांतर का मात्रक। तो इसका भी मात्रक बताओ आप, क्या होगा? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है क्या? यस, वोल्ट होता है। तो ये वोल्ट लिख देता हूं मैं। विभवांतर को मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है। वीरेंद्र कहां गया? आज गांव गया। विभवांतर का मात्रक क्या होने वाला है? वोल्ट। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, प्रश्न आ सकता है। श्रेणी क्रम में धारा हमेशा समान होगी, विभवांतर अलग अलग होगा। समांतर क्रम की बात करें तो यहां धारा असमान, लेकिन विभवांतर क्या होता है? समान होता है। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? एमीटर, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको किस में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर और वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर आप सबको पता है विभवांतर मापने में काम आता है, और एमीटर किस काम में आता है? विद्युत धारा मापने में। एमीटर किस काम में आता है? तो ये विद्युत धारा को मापने में सहायक है, और वोल्ट मीटर आपके विभवांतर को मापने में सहायक होता है। तो ये छोटे छोटे कुछ प्रश्न थे जो आपके सामने हैं, एग्जाम में आए, तो आप इसका आंसर करें। यहां तक की बातें क्लियर? अच्छा बताओ, श्रेणी क्रम क्या है? श्रेणी क्रम में ये तार जो होते हैं वो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं। ऐसा ही दिखेगा, एक सीधी रेखा में आपको नजर आता है श्रेणी क्रम में। यदि मैं यहां से बीच में से इसको कहीं से तोड़ दूं तो फिर ये श्रेणी क्रम नहीं होगा। समझे क्या? ये वाला श्रेणी क्रम है। यदि यहां से आप बीच में से इसको कहीं से तोड़ देंगे तो फिर ये श्रेणी क्रम नहीं होकर समांतर क्रम बन जाता है। ये जो है ये तार है, और इसको बोला जाता है प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो ये R1 प्रतिरोध हो गया, और ये वाला R2 प्रतिरोध हो गया, और ये वाला क्या है? R3 प्रतिरोध हो गया। ये प्रतिरोध है। और यहां से एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने ये आता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक बताना जरा, क्या होता है? यस, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ओम। प्रतिरोध का यदि मात्रक आपसे पूछा जाए
तो ओम होने वाला है, यानी ये सिंबल आपको नजर आएगा प्रतिरोध के साथ में, ये वाला सिंबल आपको दिखेगा, यानी ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो मैं कह सकता हूं ये R1 है जो प्रतिरोध 1 है, पहला है, ये प्रतिरोध दूसरा है, और ये वाला प्रतिरोध तीसरा है, और ये इसके सिरे है। तो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम क्या कहता है? श्रेणी क्रम कहता है कि R1 का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है, R2 के पहले सिरे से, और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ता है, और इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। याद करने की कतई आवश्यकता है नहीं, सीधा देखिएगा, ये R1 है, ये इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, तो ये दूसरा सिरा किससे जुड़ रहा है? R2 के पहले सिरे से जुड़ रहा है ना, ये रहा। R2 का दूसरा सिरा किससे जुड़ रहा है? R3 के पहले सिरे से जुड़ रहा है, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, दूसरा आएगा समांतर क्रम, लेकिन पहले श्रेणी क्रम की चर्चा करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? लगाओ आप हेडिंग श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, बहुत सारे प्रश्न भी बन चुके हैं यहां से। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपको एक फॉर्मूला तैयार करना होता है। एग्जाम में यदि यहां से सवाल पूछे, दो बातें तो वो ध्यान में रखनी है, एक तो धारा का मान समान होता है और विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है, और दूसरा यहां से ये प्रश्न बनेगा इसका फॉर्मूला क्या कहता है? आर क्या होता है रे? प्रतिरोध होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 और प्लस R3। इसको पूरी डिटेल में समझने की आवश्यकता है नहीं, ये इसका सूत्र रहेगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3, R4 R5 R6 कितना भी हो सकता है, ये अनंत तक चलेगा। तो यहां से आपके डैश डैश करके R अनंत तक हो सकता है। अब जितने तार होंगे उतने ही R लेने, उतने ही प्रतिरोध होंगे। देखो ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, और ये तीसरा प्रतिरोध। यदि और है तो R4 होगा, इससे ज्यादा है तो R5 होगा, और ज्यादा है तो R6 होगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये सूत्र काम में लेना है। क्या करना है? ये सूत्र काम में लेना। ठीक है धनसुख, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो R जो आपको दिख रहा है ना, R ये क्या है? प्रतिरोध है। ये क्या है? प्रतिरोध। समझे क्या? R क्या है? प्रतिरोध है। एक सवाल लेता हूं, करो आंसर। एक क्वेश्चन है, आंसर करना। किसी चालक तार के पिछली बार एग्जाम में दो सवाल बने थे न्यूमेरिकल के। एक तो था ओम के नियम का ही प्रश्न आ गया था न्यूमेरिकल, आप सबको पता है जो आपने कल की क्लास में जाना। तो किसी चालक तार के तीन प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम। किसी चालक तार के तीन प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित है। एक सवाल आपके सामने, आंसर करना। श्रेणी क्रम में संयोजित है। चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? चालक तार का, अब ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन ये है नहीं इतना बड़ा आप जितना सोच रहे हो। चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? एक चालक तार आपको दे रखा है, सवाल को पढ़ा, आंसर आया, सीधा आप जाना। कहां पे जाना? कहां पे जाना है आप सबको? सीधा यहां पे जाना। ये रहा, कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसका मतलब सीधा जुड़ने वाला ही तो है ये। अरे भाई सीधा जुड़ेगा। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा सीधा फॉर्मूला आपके सामने। क्या करोगे? क्या निकालना है? प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए हम क्या काम में लेते हैं? R। तो ये लो जी R। कितने प्रतिरोध है?
3, ये रे 3, तो इसका मतलब हो गया R1 प्लस क्या लिखूंगा R2 और प्लस क्या लिखूंगा R3। अब R4 नहीं लिखना है क्योंकि 3 ही प्रतिरोध है। R बराबर R1 का मान कितना है 1 ओम, तो 1 ओम हो गया, प्लस R2 का मान 2 ओम, तो ये 2 ओम हो गया, और R3 का मान कितना है 3 ओम, तो ये 3 ओम हो गया। तो यहां से R बराबर कितना होगा 1 और 2 3 और 3 कितने हो गए 6 ओम। अब इतना बड़ा करने की आवश्यकता थोड़ी है, श्रेणी क्रम है, इसका मतलब सीधा जुड़ने वाला है, तो 1 और 2 3 और 3 6 आंसर हो गए। कितने आंसर होंगे 6। बताओ यहां कोई समस्या आई है क्या? नहीं है। अब आएगी समस्या। एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए परिपथ में, मैं हर टाइप के प्रश्न बता रहा हूं, दिए गए परिपथ में कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न आए तो कर लेना जी। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। अब परिपथ आपके सामने है, एक परिपथ मैंने आपके सामने बनाया है और इस परिपथ में आपको ज्ञात करना है कुल प्रतिरोध, एक तो कुल प्रतिरोध निकालना है और दूसरा निकालना है इसमें धारा। हाँ, इतना बड़ा एग्जाम में सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको आना चाहिए। वो सवाल कोई सा भी हो सकता है। क्या आंसर होगा इसका? तंसु क्या आंसर होगा बताओ फटाफट। तंसु क्या आंसर होगा? सबसे पहले आपको पता करना था कि ये कौन सा परिपथ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है या समांतर क्रम में। अभी आपको बताया गया था यदि सीधी रेखा में आपको नजर आ रहा है कहीं से टूटा फूटा नहीं है तो श्रेणी क्रम में है, सीधी सी बात है। ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम दिख रहा है ना। आप श्रेणी क्रम के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में आता है? अरे श्रेणी क्रम के लिए कौन सा काम में लोगे? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R3 तो लेना ही नहीं है इसमें, कहीं जबरदस्ती मत लेना। R2 2 ही तो है, ये पहला प्रतिरोध ये दूसरा, तो यहां से आपके सामने आएगा R1 का मान कितना है 2 ओम हो गया, और प्लस R2 का मान कितना है 2, ये लो जी 2 हो गया, तो R बराबर क्या बनेगा 4 ओम। इतना सिंपल प्रश्न एग्जाम में भी आता है भाई, ये सीधा सा था, श्रेणी क्रम है, 2 और 2 को जोड़ दो 4 ओम हो जाएगा, ये करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल सी बात है। दूसरा क्या पूछा गया रे? धारा, ये पहला। अब आप सबको पता है क्या धारा का मान क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है? धारा हमेशा समान होती है, मैंने पहले ही लिखाया था शुरू में, याद है क्या किसी को? धारा का मान क्या होता है? समान। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है रे? समान होता है। लिखा था ना, ये रहा देखो, ये रहा, ये श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें धारा का मान क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब इसमें धारा समान बहने वाली है। और धारा के लिए कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? ओम का नियम याद है क्या? ओम का नियम आपको याद भी करवाया मैंने, ओम का नियम याद करवाया था। क्या याद करवाया? अरे ओम का नियम याद करवाया, और मैंने याद करवाया डोंट वरी। क्या याद करवाया? वरी, वरी याद करवाया था। V बराबर R। यहां से वही काम में लेना है बस, और कुछ नहीं है, यही काम में लेना है। एक ट्रायंगल से आप समझ सकते हैं इसको, ये भी मैंने समझाया, आपको पता है क्या? वरी। क्या समझाया? वरी समझाया था। अब आपको यहां से धारा का मान पूछा गया है, धारा, और धारा का सिंबल क्या है? I। तो I को छुपाओ, ये रहा I। I बराबर क्या बनेगा? V बटे R। क्या बनने वाला है? V बटे R। क्लियर हो गई बातें? महेंद्र, महेंद्र क्या आंसर आ रहा है महेंद्र इसका? V का मान कितना है? V का मान ये रहा, देखो ये रहा 4 वोल्ट। V दे रखा है ना 4 वोल्ट, तो I बराबर होगा
4 और बटे R का मान जो आता है वो ये रहा 4। तो यहां से I बराबर क्या होगा 1, और मात्रा क्या है इसका एम्पियर। ये लो जी। बताओ कोई समस्या है क्या इसमें? इसमें कहां समस्या है इतनी? अरे कुछ भी नहीं है। और एक सवाल आपके न्यूमेरिकल का एग्जाम में आएगा, पिछली बार तो 2 आए थे, एक तो मान के चलो आने वाला है। कर लोगे? अभी कर लोगे, बाद में नहीं होगा ना। एक सवाल और डालता हूं, आंसर निकालो। इस बार मैं बताने वाला नहीं, आप सबको आंसर निकालना है कॉपी में। सबसे पहले देखता हूं कौन निकालता है आंसर। एक परिपथ आपके सामने मैं बना देता हूं, आंसर निकाल के बता देना, या फिर एक सवाल लिख देता हूं। परिपथ बनाना है, लो परिपथ बना देंगे, क्या दिक्कत है भैया। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध आपके सामने जुड़े हुए हैं, जो आपके 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। करके आंसर बताओ इसका। एक तो आपको प्रतिरोध बताना है जी, और दूसरा बताना है धारा। अब जिसने थोड़ा भी दिमाग लगाया उसका तुरंत आंसर आ गया। कर लिया? कोई ऐसा है क्या जिससे हो नहीं रहा? ऐसा भी है क्या इस प्रश्न का आंसर नहीं निकाल पा रहे हो? बताओ भैया, है क्या ऐसा कोई? प्रतिरोध पूछा गया है ना, प्रतिरोध। अरे प्रतिरोध पूछा गया, ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है भैया? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और जब भी श्रेणी क्रम आए सीधा जोड़ना है बस। जिसको नहीं पता क्या करना है वो जोड़ना है, तो जोड़ दो भाई। 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम कितने हो गए रे? 6 ओम। इसका आंसर क्या आएगा? 6 ओम। जोड़ तो आती है? यस। दूसरा धारा। धारा के लिए आई बराबर क्या बनता है? हमेशा V बटे R। ठीक है जी। और ये भी नहीं पता तो नीचे वाली जो संख्या दे रखी है उसमें R का भाग लगाना है। तो इसका मतलब 6 तो दे रखा है और R भी कितना है? 6। तो यहां से निकालोगे तो क्या आएगा? 1 एम्पियर आएगा। क्या आएगा? 1 एम्पियर। ये आंसर किसी के आ रहे हैं क्या? बताओ, समस्या है किसी के? एक सवाल और दूं? एक सवाल और देता हूं, लो जी। एक क्वेश्चन है, किसी चालक किसी परिपथ में आंसर निकालो। किसी परिपथ में 4 प्रतिरोध जिनका मान किसी परिपथ में 4 प्रतिरोध नहीं, दूसरा चेंज करेंगे इसको। 16 ओम के 4 प्रतिरोध को 16 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जो 32 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। आप प्रश्न को कहीं से भी कैसे भी पूछे तो आपको आंसर तुरंत कर देना है। तो धारा का मान क्या होने वाला है? धारा का मान है ये प्रश्न। अब इतना बड़ा लिख दिया कि कईयों के तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। सवाल कैसा भी आए क्या करना है आपको तो पता है बस। भाई क्या लिखा है, कहां गया रे? ये रहा भाई श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम ही है ना। और श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और यहां सीधा सा लिखा गया है 16 ओम के 4 प्रतिरोध। 16 ओम के 4 प्रतिरोध, इसका मतलब क्या हुआ? 4। 16 ही आने वाला है। आधे दिमाग लगा रहे हैं ना। अरे भाई 16 ओम के 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये वाला कितना है? 4। ये वाला भी कितना है? 4। ये वाला भी कितना है? 4। और ये वाला भी कितना है? 4। तो ये 4 ओम के बन गए। कितने बने बताओ? अरे ये 4, 8, 12 और 16 बन गए कि नहीं बन गए? लेकिन आपसे तो ये पूछा गया है धारा का मान आई बराबर V का मान कितना है? 32। और 32 में कितने का भाग लगाओगे? 16 का। तो यहां से आई बराबर क्या आएगा? 2।
अब बताओ कैसा भी प्रश्न आए क्या दिक्कत है, कर लोगे? क्लियर है ना बातें? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट दूसरा लगाओ, समांतर क्रम संयोजन। अब दूसरा है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन को और क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन कर लोगे ना यहां से? बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है भाई, श्रेणी क्रम है तो जोड़ देना। भाई श्रेणी क्रम है तो जोड़ देना। धारा पूछ रहे हैं तो वोल्ट में भाग लगा देना, इस विभवांतर में भाग लगा देना। किसका? प्रतिरोध का। आंसर आ जाएगा। दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। अब इसको जोड़ना नहीं है, अब इसको जोड़ना नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या कहते हैं? 1/R बराबर क्या लिखूंगा? R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये जी, और यहां तक चलेगा, ये भी अनंत तक आता है। R4 भी आ सकता है, R5 भी आ सकता है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा प्रश्न आता ही नहीं है एग्जाम में। बस सिंपल सा सवाल आएगा, आएगा तो। और आज तक आर्मी के एग्जाम में यहां से सवाल आया भी नहीं है। ये फॉर्मूला है। समांतर क्रम के लिए आप बट्टे में लिख दो और श्रेणी क्रम के लिए सीधा लिख दो, बस इतनी सी बात है। जिसको माइंड में नहीं आए वो इतना ध्यान रखें। समझे क्या? एक सवाल है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक परिपथ में, एक परिपथ, परिपथ का मतलब जो चित्र होता है, एक परिपथ में 2 ओम तथा 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित है। कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका आंसर करके बताओ जरा। इसका आंसर क्या होगा? मैंने हर टाइप के क्वेश्चन भी आपको दे दिए एग्जाम में। यदि यहां से सवाल बनते हैं तो फिर गलत नहीं जाना चाहिए। मैंने सब तरह के बताए आपको, है ना। ओम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आपने पढ़े, वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी के आपने सवाल जाने। 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। सबसे पहले ढूंढो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। अब इतनी देर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, इस बार समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए आप सबको याद है ना कौन सा फॉर्मूला है? ये रहा, 1/R बराबर क्या करेंगे? 1/R1 और प्लस 1/R2। अब R3 मत करना भाई। R3 कैसे करोगे? यहां तो 2 ही प्रतिरोध है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। समझे क्या? समझ गए? निकालो फिर क्या करोगे? क्या करूं आगे बताओ? आगे बताओ क्या करना है? 1/2 और प्लस में 1/4। एलसीएम आते हैं लेने। ये भिन्न की बन गई जोड़, और भिन्न आपके मैथ में भी आता है। तो भाई 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है रे? 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 2 का भाग जाएगा एक बार, इसमें 2 बार जाएगा, फिर यहां से एक और 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4। अब जिनको एलसीएम पता नहीं है वो एलसीएम भी सीख गए साथ साथ में। ये लो बोनस हो गए। 4 एलसीएम आ रहे हैं, ये लो। अब क्या करते हैं आगे पता है ना? 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 2 बार। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है? 2। पता है इतना? 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो यहां से बनेंगे 3/4। 2 और 1 3/4 बन गए। लेकिन याद रखना आपको R का मान पूछा जा रहा है। क्या? R का। और ये किसका मान है? 1/R का है। ये 1/R का मान है और आपसे R का मान पूछ रहे हैं तो R/1 होगा भाई। R/1 होगा, इसका मतलब ये भी तो उल्टा होने वाला है। तो 4/, क्या बनेगा? 3। अब 4 में 3 का भाग लगा दो। 4 में 3 का भाग लगाओ, ये भी सिखाना पड़ेगा।
4 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा रे? एक बार। यहां से 1 फिर दशमलव 0 1.3 क्या आने वाला है? 1.3। और प्रतिरोध के लिए क्या लगाते हैं? ओम। इसको और सरल बनाते हैं, एक सवाल और देता हूं, इसको ज्यादा सरल बना देते हैं, वो भी आएगा। आंसर है, एक क्वेश्चन और है, आंसर निकालना। इस बार मैं परिपथ आपको दे रहा हूं, आंसर बताना क्या आने वाला है। इस बार आपके सामने मैं परिपथ बना रहा हूं, इसका आंसर निकाल के बताना। एकदम आसान सा सवाल है। इसमें आपको प्रतिरोध निकाल के बताना है। इसका प्रतिरोध निकाल के बताओ जरा, क्या आंसर आएगा? आपको ही करना है, आंसर बताओ क्या आंसर आएगा। राकेश क्या आंसर आ रहा है? ये आधे सुस्त क्यों बैठे हैं, बताओ आंसर क्या आएगा। कर लिया? महेंद्र कितने आंसर आ रहे हैं? अरे क्या करना है अब, ये श्रेणी क्रम में नहीं है भाई, ये देखो ऊपर नीचे है ना। अरे ये श्रेणी क्रम में थोड़ी, ये टूटा हुआ है तार इसमें से, तो ये समांतर क्रम हो गया। कौन सा क्रम है? समांतर। और समांतर क्रम के लिए आप क्या फॉर्मूला काम में लेते हैं? 1/r। और 1/r1 प्लस 1/r2, यही तो लेते हैं। तो यहां भी तो यही होगा, ये r1 है, ये r2 है, तो 1/3 बनेगा और प्लस 1/3 बनेगा। समझ में आ रही है बातें? एलसीएम कितने होंगे रे? एलसीएम क्या आ रहे हैं? 3 ही आएंगे। ये लो 3। अब 3 का भाग लगाओ 3 में, 1 को 1 से गुणा करो, 1 प्लस यहां भी क्या आएगा? 1। तो ये बनेगा 2/3। तो यहां मैं लिख सकता हूं 3/2। अब आगे और निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है जी। तो यहां से यदि प्रश्न आता है फिर गलत मत करना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। एक सवाल और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है बताओ, एक सवाल और ले लेते हैं। ले लेंगे एक सवाल और। बताओ फिर, 10 ओम के 2 प्रतिरोध, 10 ओम के 2 प्रतिरोध किसी परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में? समान। नाम पढ़ लेना कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कुल प्रतिरोध का मान बताओ, कुल प्रतिरोध का मान क्या आएगा? फटाफट आंसर करो, क्या आने वाला है? बस ऐसे आंसर आ जाने चाहिए। कर लिया क्या? 10 ओम है, इसका मतलब 2 का भाग लगाओगे 5/5 बनेगा। तो यहां से बनेगा 1/5 प्लस 1/5। एलसीएम क्या आ रहे हैं? 5। फिर ये बनेगा 1 प्लस 1, यहां से 2/5, या फिर मैं क्या करूंगा? 5/2। आंसर आगे निकाल लेना। समझ में आ गई बातें? कोई समस्या नहीं? कर लोगे? नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो एक सवाल और देता हूं, फिर करके बताओ। मैं कह रहा हूं कि कोई सा भी सवाल कैसा भी आए, क्या मतलब है भैया, क्या मतलब है इनका है? करके बताओ फिर, फटाफट आंसर निकालो इसका। आर का मान बताओ क्या आएगा? आर का मान इसका बताओ क्या आने वाला है? आर का मान क्या आएगा? इतने में तो आंसर आ जाने चाहिए। अरे बताओ क्या आएगा? ऊपर वाला किस क्रम में जुड़ा हुआ है?
श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम है, इसका मतलब जुड़ेगा। ये लो जी 4 ओम बन गया। अब ये इसका मान 4 है पूरे का और इसका 2 है, तो बताओ कैसी इक्वेशन बन गई? तो ये तो बनेगा 1/4 और प्लस 1/2। अब ये से रहने वाला है ये। एलसीएम क्या आएंगे? एलसीएम 4। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा। 2 का भाग 4 में 2। फिर यहां से क्या बनेगा? 3/4, या मैं क्या लिखूंगा इसको? 4/3। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप सबके, सबके सही आंसर आ रहे हैं। कई तो सोच रहे हैं क्या करना है। 2 परिपथ और देता हूं, आंसर निकालो। परफेक्ट हो जाओ इसमें, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। करो आंसर फटाफट, आंसर करके बताना है क्या आंसर आएगा। बिंदु ए और बिंदु बी, इसके बीच में कुल प्रतिरोध का मान क्या होने वाला है? आप आंसर करके मुझे जरा बताना, इसमें आर का मान क्या आने वाला है। और दूसरा ये वाला है 1 ओम और 2 ओम की, बताना इसका मान क्या आएगा। फटाफट आंसर करके बताओ, इतने में आंसर आ जाते। ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम के लिए सीधा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। R1 R2 R3 1 2 3 3 6 और 6 कितने हो गए? तो ये हो गया 12 ओम। अब बताओ कोई समस्या है क्या? बताओ नहीं है ना। और आपके एग्जाम में यदि सवाल बनेगा तो इतना आसान ही आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। और ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है? ये वाला श्रेणी में, ये समांतर हो गया, तो 1 और 2 3 ओम हो गए। तो यहां से बनेगा 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम 3 बनेगा। 1 प्लस 1 यहां से क्या बनेगा? 2/3, या फिर मैं कह सकता हूं 3/2। और आगे निकालना चाहो तो और भाग लगा लेना, 1.5 आ जाएगा। कर लोगे? हो जाएगा श्रेणी क्रम समांतर क्रम। कर लोगे पक्का? चलो फिर ठीक है, लगाओ हेडिंग, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा को आज समाप्त करेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या कहता है? ऊष्मीय प्रभाव जानते हो? ऊष्मा का मतलब होता है ताप। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? ताप। तो ये भी हो सकता है ना तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या फिर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, एक ही लाइन में याद करना है। एक ही लाइन में याद करना है। जब भी तापीय प्रभाव आए, जब भी तापीय प्रभाव आए तो आप बता देना H बराबर I² RT। बस इस लाइन को याद कर लेना। और यही क्या है? ऊष्मीय प्रभाव है। क्यों रटते हो इसको? बस H बराबर क्या होने वाला है? हीट होगी, उष्मा। I तो आप सब जानते हैं, धारा। R आप जानते हैं, प्रतिरोध। और T क्या होता है? टाइम होता है। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव H बराबर I² RT। और याद रखना, इसको जूल का तापन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल का तापन नियम। ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। जूल का तापन नियम कौन सा है? तो जूल का तापन नियम यही है, H बराबर I² RT। क्या रहेगा? H बराबर I² RT। ये थोड़े टिपिकल सवाल आपके चल रहे हैं अभी, थोड़ा सा ये मिड सेशन वाला है ना, फिजिक्स में थोड़े हार्ड क्वेश्चन बनते हैं यहां से। H बराबर I² RT, ये जूल का तापन नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे? जूल का तापन नियम। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी बातें याद कर लेना। यहां से ध्यान में रखना, इसका उपयोग कहां होता है? गीजर में। प्रश्न आपसे पूछा जाता है गीजर किस प्रभाव पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा गीजर विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव। वहां ऑप्शन में आपके सामने होंगे चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके सामने, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है जी।
लो नेक्स्ट, यदि आपसे सवाल किया जाए, यदि प्रश्न आपसे किया जाए कि विद्युत हीटर है ना, विद्युत हीटर, अब सवाल आपके सामने आ गया, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या करोगे? विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव पर। अब ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो ये भी गर्म होता है, ये भी गर्म होता है, ये भी क्या होता है? गर्म होता है, ये भी गर्म होता है, और ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्म होता है। कर लोगे? कर लोगे? बताओ फिर, विद्युत केतली किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत केतली किस सिद्धांत पर आधारित रहेगी? तनसुख आंसर करना। तनसुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विद्युत हीटर की प्लेट किसकी बनती है? इसका आंसर बताना जरा। विद्युत हीटर की प्लेट किसकी बनती है? किसकी? अरे विद्युत हीटर की प्लेट किसकी बनाई जाती है? चीनी मिट्टी, और प्लस में क्या होता है? पीओपी, पॉप होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। विद्युत हीटर की प्लेट किसकी बनती है रे? चीनी मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी बनती है? चीनी मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अरे यहां दिक्कत है क्या? बताओ, गीजर किस पर आधारित होगा? ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत हीटर किस पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव। और विद्युत केतली किस पर आधारित है? और विद्युत बल्ब किस पर आधारित है? कर लोगे ना? और इसे ही क्या कहते हैं? जूल का तापमान नियम, H बराबर I स्क्वायर RT। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनते हैं, बना भी देते हैं। ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ऊष्मा समय के समानुपाती होती है। बस लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये बस इतना ध्यान में रख लेना। ये वाला सवाल जरूर ध्यान में रखिएगा, विद्युत हीटर। और ये 3-4 जो होते हैं, विद्युत बल्ब भी लिख देता हूं, विद्युत बल्ब, ये सारे के सारे किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित। कर लोगे? लगाओ फिर रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। ये छोटे छोटे सवाल है, एग्जाम में बन जाते हैं ना। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, वो कौन सा था? ऊष्मीय प्रभाव। अब ऊष्मा आ रहा है तो हीटर वगैरह ये सारे ऊष्मा पर आधारित होंगे। और रासायनिक प्रभाव में क्या आने वाला है? सेल आएगा। यस, सेल आएगा जी, सेल, बिल्कुल सही है। यहां से क्या आएगा? सेल। सेल जानते हो? अच्छा छोड़ो इसको, पहले लिखिएगा प्राथमिक सेल क्या होते हैं। प्राथमिक सेल, और एक होता है सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। पहले मुझे ये बताओ कि जो सेल होता है, या फिर मैं कहूं कि बैटरी जो होती है, बैटरी में कौन सा एसिड होता है? बैटरी में कौन सा रसायन भरा जाता है? नोट कर लेना इस बात को। अरे बैटरी में कौन सा रसायन होता है? बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? वाह वाह जी वाह, H2SO4 कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। ये सवाल भी आया है, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड किसको कहते हैं? अम्लों का राजा किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। ये सवाल आया है कई बार एग्जाम में, अम्लों का राजा कौन है? अम्लों का राजा ये H2SO4 है। किस में होता है ये? बैटरी में होता है। बैटरी जो होती है ना, बैटरी, इसमें कौन सा एसिड है?
सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान में रखिएगा आप। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, और इसमें आएंगे आपके सेल, और सेल के दो टाइप है, एक तो प्राथमिक और एक अद्वितीय। प्राथमिक सेल वो होते हैं जिनको एक ही बार काम में लिया जाता है। ऐसे सेल जिनको एक ही बार काम में लेते हैं, दोबारा काम में नहीं लिया जाता, वो प्राथमिक सेल है। एक ही बार काम में लेंगे इसको। और द्वितीयक सेल वो होंगे जिनको हम बार बार काम में लेते हैं, जैसे बैटरी। बैटरी है, बैटरी वो डिस्चार्ज हो गई, उसको वापस चार्ज करके काम में लेते हैं। फोन में बैटरी होती है कि नहीं होती? फोन में बैटरी डिस हो गई, फिर क्या है, चार्ज कर लो वापस, तो दोबारा काम में ले ली। इसका मतलब बैटरी किस प्रकार का सेल है? द्वितीयक। याद रखना, इसको रिचार्जेबल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिचार्जेबल, यानी इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं वापस। रिचार्जेबल क्या कहते हैं? रिचार्जेबल। अरे भैया, रिचार्जेबल क्या कहते हैं इसको? रिचार्ज वाला सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिचार्ज वाला सेल। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? उदाहरण क्या होगा इसका? बैटरी। अब आपसे पूछ लें कि बैटरी किस प्रकार का सेल है? द्वितीयक सेल है। प्राइमरी मत कर देना, प्राथमिक सेल नहीं है बैटरी, बैटरी द्वितीयक सेल है। और ये वाला बताओ, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल का ध्यान में रखिएगा, ये क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। किसमें? रासायनिक ऊर्जा। अब आपके सामने सवाल भी आएगा, जब ऊर्जा का टॉपिक पढ़ेंगे उस समय आएगा कि विद्युत सेल जो होते हैं वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं रे? विद्युत ऊर्जा में। इसको रट लेना। प्राथमिक सेल का क्या काम है? प्राथमिक सेल क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे क्या होगा? डेनियल सेल। जैसे डेनियल सेल, जैसे लेक्लांसे सेल। जैसे बात करें शुष्क सेल। अब कर लोगे क्या? डेनियल सेल प्राथमिक सेल है, लेक्लांसे सेल प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? जिनको एक ही बार काम में लेते हैं। प्राथमिक सेल क्या काम करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और यहां लिखा है द्वितीयक सेल। अब बताओ ये क्या करेगा? ये बताओ क्या करेगा? अरे ये क्या करेगा? बताओ भैया क्या करेगा ये? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? अरे रासायनिक को किस में बदलता है? विद्युत में। किस में बदलता है रे? विद्युत में। और विद्युत को किस में बदल देता है? रासायनिक में। विद्युत को किस में बदल देता है? रासायनिक में। यानी ये दोनों ही दिशाओं में चलेगा, इसीलिए तो द्वितीयक सेल है। रासायनिक को विद्युत, विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और ये कहलाता है आपके रिचार्जेबल सेल। उदाहरण आपके सामने है बैटरी। उदाहरण क्या है? बैटरी। कर लोगे क्या? कर लोगे? हाँ, इमरजेंसी लाइट भी हो गई, सही है। इमरजेंसी लाइट जो होती है वो भी आपके द्वितीयक सेल है। कौन सा है? द्वितीयक सेल। अब एक और बच रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपने जाना उसमें प्रभाव जिसमें हीटर, गीजर, बल्ब ये सारे आते हैं। उसके बाद में आपने जाना रासायनिक प्रभाव जिसमें आपके सेल आता है। और एक और बच रहा है, वो भी कर देते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा? वो भी नोट कर लो। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। यहां से सीधा सा प्रश्न आता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया? तो याद रखिएगा, ओरस्टेड ने। किसने दिया था? ओरस्टेड ने। ओरस्टेड वैज्ञानिक।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? ऑरस्टेड ने। किसने बताया? ऑरस्टेड ने। एक यहां से इंपॉर्टेंट सवाल ये बनेगा, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया? चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण पर ध्यान रखिएगा, माइकल फैराडे। किसने बताया था? माइकल फैराडे। कौन था? माइकल फैराडे। याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? याद आ गया? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है जी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ये सवाल एग्जाम में आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया? माइकल फैराडे ने। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने बताया? ऑरस्टेड ने। किसने बताया? कर लोगे? अब आपके सामने एक सवाल है, इसका आंसर करना। चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, चुंबक के समान ध्रुव, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? अरे ये चुंबक है, ये वाली चुंबक है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो। एक होता है उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। ये दूसरा चुंबक है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। समझ गए क्या? और यहां क्या लिखा है? चुंबक के समान ध्रुवों में, यानी ये दोनों समान है। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। याद करना इस बात को, प्रतिकर्षण होता है। यानी यदि इस चुंबक को आपस में ऐसे टच करोगे तो ये दूर भागेगा। दो चुंबक है, एक दूसरे को आपस में ऐसे स्पर्श करवाओगे तो ये दूर भागेगा, क्योंकि यहां समान ध्रुव जो है। तो पहला ये हो गया, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। दूसरा, चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? क्या होता है? अब ये वाली बात है, ये वाली कंडीशन है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ, यानी असमान ध्रुव हो गए। इसका मतलब चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता? आकर्षण। अब यदि इसको आप आपस में स्पर्श करवाओगे तो ये चिपक जाएंगे। क्या होंगे? चिपक जाएंगे। चुंबक ने देखा है ना आपने, ऐसा कई बार हुआ है ना। चुंबक के पास चुंबक को लेके जाते हैं तो कई बार दूर भागती है चुंबक, और कई बार उसके चिपक जाती है। तो यदि दूर भाग रही है इसका मतलब ये असमान ध्रुव है, और असमान ध्रुव है इसका मतलब आकर्षण हो रहा है। नॉट। चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए, बताओ क्या होगा? हरियाणा क्या आंसर होगा इसका? चुंबक को यदि आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, ऐसे चुंबक को लटका रहे हैं, ऐसे इसको घुमा रहे हैं, तो उसके जो ध्रुव है वो किस दिशा में ठहरते हैं? चुंबक को ऐसे धागे से बांध के लटकाना, फिर उसको घुमाना, बताओ वो किस दिशा में ठहरेंगे? यस। चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो इसके जो ध्रुव है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। किससे? उत्तर से दक्षिण। चुंबक के हमेशा जो ध्रुव है उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। तो ध्रुव क्या होंगे? ध्रुव क्या होंगे भैया? ध्रुव क्या होंगे? उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। इसको भी ध्यान में रखना। ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। मैंने एकदम शॉर्ट में, पूरा शॉर्ट में बता दिया है पूरा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑरस्टेड की देन है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण पूछा जाए, माइकल फैराडे की देन है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा जाए, वेबर है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल और ध्यान में रखना, लेंज का नियम भी आपसे पूछा जा सकता है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो किस दिशा में ठहरेगा? उत्तर से दक्षिण दिशा में। कर लोगे यहां से? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और एक ऊष्मीय प्रभाव, ये तीन प्रभाव आपने जाने। और इससे पहले आपने जाना समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ठीक है। एक सवाल लेके क्लास से लेते हैं विदा। आज कुछ ज्यादा ही करवा दिया है। इस प्रश्न का आंसर निकाल के बताओ।
फिर क्लास से लेंगे विदा। इसका आंसर क्या आएगा? इसमें आपको आर का मान बताना है और आपको बताना है आई का मान। बताओ आर और आई क्या होगा? क्या होगा बताओ? कर लोगे? कौन सा क्रम है? कौन सा क्रम है ये? अरे कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2 और प्लस R3 काम में लेते हैं। इसका मतलब 1 और 2 और 3 6 हो गए, ये 6 ओम हो गए जी बिल्कुल। आई का कैसे निकालते हैं? V बटे आर। आई का कैसे निकालते हैं? V बटे आर। V का मान कितना है? 12। R का मान कितना है? 6। यहां से क्या बनेगा? 2, और 2 में क्या आएगा? एम्पियर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।